जय हिंद दोस्तों। आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी एमजीके के बीएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यालय में निर्देशन तथा उद्बोधन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20 में पूछे गए थे। शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। परामर्श का अर्थ एवं परिभाषा। ये क्वेश्चन 2017, 18 और 20 में पूछे गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर समय में इसको पूछा गया था। इस समय भी पूछने के पूरे चांसेस है, तो इसको देखना न भूलें। परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन के काउंसलिंग शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सलाह देना या परामर्श लेना। पर सलाह लेना या परामर्श लेना। अतः परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है परामर्श मतलब कि जब हम किसी से कोई परामर्श ले रहे हैं, कोई हमें गाइड कर रहा है, तो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी उसे कहते हैं जो परामर्श लेने वाला होता है। हमें परामर्श चाहिए तो हम परामर्श प्रार्थी में अपने को अधिक अनुभवी, योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श करके, तर्क वितर्क करके विचारों का विनिमय करता है। इस प्रकार प्रार्थी जो होता है, प्रार्थी मतलब जिसको परामर्श चाहिए, समस्या समाधान के योग्य होता है और इसके बाद वो अपना अधिकतम विकास कर सकता है। फिर आते हैं और अर्थ में देखें तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता। कैसी समस्याएं? व्यक्तिगत समस्याएं। इसमें स्पेशली आप याद रखिए कि निर्देशन और परामर्श में थोड़ा ये अंतर होता है कि निर्देशन किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श भी किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित होता है। तो किसी की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता या सलाह, मार्गदर्शन, ये परामर्श या उद्बोधन। परामर्श का सेकंड नेम उद्बोधन है, याद रखें आप लोग, क्योंकि एग्जाम में उद्बोधन पूछ लेता है, जबकि हम पढ़ के गए हैं परामर्श, तो उद्बोधन कहलाता है। उद्बोधन और परामर्श दोनों एक ही शब्द है। सभी समाज में परामर्श देने और परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है, चाहे दो विकल्पों में से एक का चयन करना हो, किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति हो, मानसिक तनाव हो, परामर्श आवश्यक हो जाता है। परामर्श में कम से कम दो व्यक्ति, ये याद रखें कि परामर्श अगर किसको दे रहे हैं तो परामर्श में दो व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट यानी कि लिप्तता, यहाँ पे लिप्तता शब्द यूज हुआ है। लिप्तता का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट। कितने लोग की इन्वॉल्वमेंट? दो लोग की इन्वॉल्वमेंट जरूरी रहती है, परामर्श में आवश्यक होती है। एक परामर्श देने वाला और एक परामर्श लेने वाला। कौन से दो लोग? एक परामर्शक मतलब परामर्श देने वाला, जिसको परामर्शदाता भी बोलते हैं, और दूसरा जो है परामर्श प्राप्त करने वाला, जिसको परामर्श प्रार्थी भी बोलते हैं। फिर आते हैं परिभाषा में। सबसे पहले मायर्स की परिभाषा लेते हैं। परामर्श दो व्यक्तियों के संपर्क में आने से एक के द्वारा दूसरे की समस्या हल करने के लिए दी गई मदद क्या कहलाती है? परामर्श कहलाती है। फिर आता है रूटस्टेन ने कहा है, परामर्श प्रक्रिया समस्या समाधान का सम्मिलित प्रयास है। समस्या समाधान का, ये याद रखें कि जो परामर्श दिया जाता है ये स्पेशली समस्या को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो एक लाइन में इतना बड़ा मतलब निकल आया है, चाहे वो समस्या व्यक्तिगत हो, शैक्षिक हो, व्यापारिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, किसी भी तरीके की समस्या जो है उसका समाधान करता है। अब इसको पूरा डिटेल में लिखा है। समस्या चाहे किसी भी पहलू की हो, उसका समस्या का समाधान इसमें निहित होता है, रूटस्टेन ने कहा है। फिर आता है कार्ल रोजर्स ने कहा है, परामर्श एक निश्चित रूप से स्वीकृत संबंध है जो परामर्श प्रार्थी को उस मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करता है ताकि उसका अधिक से अधिक विकास हो सके। मतलब स्वयं को समझने में, ये कहा जाए तो परामर्श इसलिए दिया था ताकि सामने वाला परामर्श जो ले रहा है वो खुद को समझे, खुद की क्षमताओं को, खुद की योग्यताओं को समझे, खुद की कमियों को समझे, तो इससे उसका अधिकतम विकास संभव हो पाता है। ये कहा है कार्ल रोजर्स ने। आता है परामर्श के उद्देश्य। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। रॉबर्ट्स के अनुसार परामर्श के उद्देश्य, कई लोगों ने अपने अपने उद्देश्य निर्धारित किए, लेकिन अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली जो निकल के आता है वो यही होता है कि समस्या का समाधान करना है।
चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या हो, समायोजन की समस्या हो, उन सबको समाधान करना, उन सब के लिए समाधान के लिए सुझाव देना, सहयोग करना, इसको हम परामर्श कहते हैं। तो क्या है, पहला है व्यक्ति को अपनी समस्याओं को स्वयं समाधान करने में सहायता करता है, मतलब कि व्यक्ति अपनी समस्या को स्वयं समाधान करे, हम उसको खाली प्रेरित करें, हम उसको सिर्फ गाइड करें, लेकिन समाधान किसको करना है, समाधान वो उसको खुद को करना है। व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने की सहायता, मतलब व्यक्ति को खुद से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने में सहायता करता है ये परामर्श। व्यक्ति को अपनी योजनाओं, जो भी योजना बनाए हैं, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, विषय का चयन किए हैं, व्यवसाय में कुछ योजना निर्धारित किए हैं, उन योजनाओं को पूरा करने में क्या करता है, ये सहायता करना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। व्यक्ति की शैक्षिक व्यावसायिक व्यक्तिगत समस्याओं को समझने में ये सहायता करता है। व्यक्ति की अपनी योजनाओं में आवश्यक फेरबदल करने में ये सहायता करता है, मतलब व्यक्ति की अपनी खुद की योजनाएं होती हैं, उनको फेरबदल करना, चेंजेस करो ताकि आप समायोजित कर सको। व्यवहार में समायोजन नहीं हो रहा तो अपने व्यवहार को थोड़ा सा फेरबदल करो, चेंजेस करो, ताकि आप दूसरे साथ व्यवहार अच्छे तरह से बना सको। इस तरीके से वो इसका उद्देश्य रखा जाता है कि ये अपने योजनाओं को आवश्यक रूप से फेरबदल कर सके। फिर है बाय एंड पॉइंट के अनुसार परामर्श के उद्देश्य रखे गए हैं। उद्बोध्य, उद्बोध्य मतलब जो परामर्श ले रहा है को अधिकाधिक उत्तम बनाने या उसको अपने महत्व को स्वीकारने में सहायता देता है। उद्बोध्य जो है अपने को अधिकाधिक उत्तम बनाने और अपने को महत्व स्वीकार करने में सहायता देता है। यथार्थ स्वयं एवं आदर्श स्वयं के बीच अंतर को मिटाने में सहायता देता है। फिर आ रहा है व्यक्ति को स्वयं की व्यक्तिगत समस्याओं में अपेक्षाकृत स्पष्टता से विचार करने में सहायता प्रदान करता है। अपनी समस्याओं को समझोगे तब ना सॉल्व करोगे। सिर्फ परेशानी है, पता है क्या परेशानी है, किस उसकी परेशानी की गहराई तक नहीं जा रहे हो, तो ज़रूरी है कि पहले उसकी गहराई, परामर्श का उद्देश्य होता है कि समस्याओं की गहराई तक जाए, उसके बाद उसको सॉर्ट आउट करें। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के अनुसार परामर्श के उद्देश्य, परामर्श प्रार्थी द्वारा अपनी क्षमताओं, प्रेरकों, आत्म दृष्टिकोणों की यथार्थ स्वीकृति। परामर्श प्रार्थी द्वारा अपनी व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक पर्यावरण के साथ उत्तम समायोजन प्राप्त करना। कहाँ कहाँ से समायोजन प्राप्त करना, व्यवसाय तौर पे, सामाजिक, आर्थिक, अपने पर्यावरण द्वारा समायोजन प्राप्त करना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समाज द्वारा स्वीकृति एवं समुदाय, रोजगार, वैवाहिक संबंधों में उनका निर्धारण। परामर्श के घटक, परामर्श के 3 घटक होते हैं, मतलब 3 चीज होना कंपलसरी है इसमें। पहला क्या है, परामर्श के लक्ष्य। परामर्श अगर कोई लेना चाह रहा है तो उसका कुछ होगा, कोई लक्ष्य होगा, और परामर्श देने वाला उसका एक लक्ष्य होगा। तो मतलब लक्ष्य का होना जरूरी है कि हमको क्या चीज में परिवर्तन चाहिए, हमें क्या चीज में प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही है, तो परामर्शदाता उसको लक्ष्य को पूरा करता है। तो परामर्श के लक्ष्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य दोनों के बीच में होता है कि हमें इसको पूरा करना है, ये समस्या सॉल्व करनी है। फिर नेक्स्ट है सेवार्थी, यानी उद्बोध्य, यानी कि क्लाइंट हम कह सकते हैं, जिसको परामर्श चाहिए। तो पहला हो गया परामर्श के लक्ष्य, दूसरा हो गया सेवार्थी, तीसरा हो गया परामर्शदाता। तो इस हिसाब से परामर्श के 3 घटक हो गए। ये होना ज़रूरी है किसी भी परामर्श संबंधित क्रिया पूरी होने में। निर्देशन और परामर्श के अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया था, लेकिन ऑलरेडी आप अंतर अगर लर्न करेंगे तो निर्देशन और परामर्श से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर आप दे सकेंगे, क्योंकि इसके अंतर में ही इन दोनों की कहीं ना कहीं विशेषताएं छुपी हुई हैं। तो अंतर अगर लर्न करेंगे तो दोनों के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो जाते हैं। निर्देशन, परामर्श। निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है, निर्देशन कोई भी दे सकता है, समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल, या फिर हम कहीं बैठे बैठे किसी को सजेशन दे दिए, आप ये ऐसा क्यों निकल लेते हैं, आप वैसा क्यों निकल लेते हैं, ये निर्देशन हुआ। लेकिन अगर हम बात करें परामर्श का क्षेत्र संकुचित है, निर्देशन हर किसी को ज़रूरत है, हर जगह दिया जा सकता है, लेकिन परामर्श हर जगह नहीं दिया जा सकता है और ना हर किसी को ज़रूरत है परामर्श की। तो परामर्श का क्षेत्र संकुचित है, जबकि निर्देशन का क्षेत्र क्या है, बड़ा है, व्यापक है।
फिर आता है निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्ति को होती है। निर्देशन जो है सभी व्यक्ति को ज़रूरत है, कोई ना कोई सजेशन जो है हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी बहुत मतलब कि किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ती है, अरे प्रॉब्लम है, दोस्त संबंधियों से हम लोग उन्हें शेयर कर लेते हैं परेशानियाँ ताकि हमको अच्छे सजेशन मिले। फिर नेक्स्ट है परामर्श की आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें गंभीर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है निर्देशन भर चलने वाली एक जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। निर्देशन जो है वो किसी भी समय आप दे सकते हो, जिंदगी भर आप चलेगी, कभी भी ले लेंगे, लेकिन ये क्या है जीवन भर नहीं चलती है, ये आवश्यकता होती है तभी दिया जाता है और समस्या गंभीर रूप हो तभी दिया जाता है। निर्देशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से दिया जाता है, जबकि परामर्श जो होता है वो ज़्यादातर ऐसे परामर्श तो क्या नाम है सामूहिक रूप से भी होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तर्क वितर्क और आपस में कहीं ना कहीं विचार विमर्श पे चला आता है। लेकिन परामर्श अगर सही बात माने तो एक व्यक्ति को दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से लोगों को दिया जाता है। निर्देशन प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति की समस्याएं आपकी समस्याएं सेम नहीं हो सकती है, तो इस कारण से दोनों की समस्याएं आप दोनों व्यवहार में अलग हैं, दोनों के विचार आचार सब अलग है, तो इस कारण से आप दोनों की समस्याएं भी अलग होंगी, तो आप दोनों को सेम परामर्श नहीं मिल सकता। तो ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप में परामर्श दिया जाता है ताकि वो अपने लाइफ को तो सही तरीके से चला सके, अपनी समस्याओं को समाधान कर सके। निर्देशन प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, न्यूज़पेपर चैनल और हम ऐसे भी फ़ोन टेलीफोन से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे सामने हो, जबकि इसको लिए साक्षात्कार बहुत ज़रूरी है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी मतलब जो परामर्श लेने वाला है उसके सामने बैठ के उसके पूरी भावनाओं को समझ के उसके अंदर की मतलब कि जितनी गहराई है उसको पूरी तरह से उसको समझ करके उसको सजेशन देता है, उसको गाइडेंस करता है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि साक्षात्कार हो। फिर आता है निर्देशन समय शक्ति वित्तीय रूप से मितव्ययी है, मतलब समय भी कम लगा, फ़ोन में टेलीफोन में बता दिया हाँ भाई ये कर लो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और शक्ति इसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगी किसी की, तुम्हारी क्या तुम्हारे तो तुम सजेशन दे दिए, वित्तीय रूप से भी कोई पैसा ही खर्च नहीं हुआ, तुम सजेशन दे दिए हम मान लिए, अगर मन नहीं मानना हो नहीं मानेंगे। परामर्श में लेकिन क्या होता है अधिक समय लगता है, हम आपको पूरी तरह से आपकी गहराइयों को जानेंगे, हम आपकी भावनाओं को समझेंगे, पूरी तरह से समस्याओं की जड़ तक जाएंगे, समय देंगे आपको। फिर उसके बाद उसको खर्चीली प्रक्रिया है, जो परामर्श लेने जा रहा हो उसको पैसे तो देने ही है, और परामर्श जो दे रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मतलब कि अपना समय और पैसा लगाना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे समय और लगता है और पैसा लगता है, इसमें कहीं से नहीं लगता है। निर्देशन प्रदान करने के लिए परामर्शदाता और प्रार्थी में घनिष्ठता जरूरी नहीं है, आप जरूरी नहीं हम दोनों में घनिष्ठ संबंध हो तब हम आपको सजेशन देंगे, दूर आस पड़ोस सभी लोग एक दूसरे को दे देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप ऐसे करो ऐसे ठीक हो जाएगा, ये करो ये ठीक हो जाएगा, लोग तो मुफ्त का देने लगते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको पूरी तरह से मतलब घनिष्ठता हो, उससे चलते फिरते भी लोग दे देते हैं रास्ते में। परामर्श ज्ञान प्राप्त करने के लिए परामर्श प्रार्थी की घनिष्ठता संबंध जरूरी है, दोनों एक दूसरे को समझे, मतलब स्पेशली परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को पूरी तरह से समझे, घनिष्ठता वाले संबंध हो जाते हैं जब लास्ट में तोड़ने लगते हैं, तो वो उससे मतलब पूरी तरह से मित्रवत उसको प्रेम करने लगता है, एक गुरु मानने लगता है, माता पिता का दर्जा दे देता है, तो दोनों में एक संबंध बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं। समस्या को हल करने के लिए किसी भी के भी द्वारा दी गई सलाह निर्देशन है, ठीक है, समस्या को हल करने के लिए कोई भी दे सकता है सलाह, निर्देशन है, सजेशन दे के चले गए, निर्देशन है, जबकि व्यक्ति परामर्श द्वारा पेशेवर सलाह एक प्रोफेशन लेवल पे चला आता है सलाह, यहाँ पे एक प्रोफेशन के तौर पे जैसे वकील डॉक्टर के पास जाते हैं, जस्ट लाइक परामर्शदाता के पास जाते हैं ताकि वो मेरी समस्याओं को गहराई से समझे और उसको निवारण कर सके, तो एक प्रोफेशनल लेवल का है ये, और ये नॉन प्रोफेशनल लेवल का है। निर्देशन पत्र पत्रिका पुस्तकों समाचार आदि माध्यम से दिया जाता है, किसी भी तरीके से आप दे सकते हैं निर्देशन, जबकि परामर्श जो है वो तर्क वितर्क किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, उस पर पूरी तरह से गहराई पर सोचा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप करो क्या। ये 9 अंतर लर्न कर लेते हैं तो आप लोग के लिए करीब इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रासंगिकता मतलब वर्तमान समय में अभी भी क्यों प्रिवेलिंग है वो, तो ये 2019 और 20 के समय में आया है क्वेश्चन।
सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य को बढ़ाती है परामर्श की आवश्यकता, इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाती है। मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य ऐसा बना हुआ है कि हमेशा सामाजिक परिवर्तन होते रहते, संस्कृति में परिवर्तन होते थे सांस्कृतिक तौर पे, तो बदलते परिवेश में समस्याएं भी बदलती रहती है, लोगों को एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये इससे ज़रूरी है कि हमें परामर्श की ज़रूरत पड़ती है। आर्थिक वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, कार्यों की वृद्धि में परामर्श की आवश्यकता, चाहे वो इसको एक एक हेडिंग को ले सकते हैं आप डिटेल में। आर्थिक दृष्टि से जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो लोग जो बिजनेस चल रहे थे पहले, अब पता चला बिजनेस का ढर्रा बदल गया, तो उन लोग को व्यापार में चेंजेस हो गए, नियम परिवर्तन और व्यापार करने के तरीके चेंज हो गए। तो हर तरीके से निर्देशन की जरूरत पड़ेगी। तकनीकी प्रगति, इतनी ज़्यादा लोग नए नए टेक्निक्स निकल रहे, तो इन परिवर्तन से समायोजन नहीं कर पाता है कोई, तो ज़रूरी है, कार्यों की वृद्धि करने के लिए ज़रूरी है। तो अगर उसकी ज़रूरत है तो क्यों है आज भी, तो परिवर्तन सबसे बड़ा नियम है, चाहे परिवर्तन आर्थिक तौर पे हो, तकनीकी तौर पे हो, कार्यों में परिवर्तन हो, इसके लिए ज़रूरत है। आज के युग में शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने कर एक समृद्ध एवं सुयोग्य वातावरण का निर्माण करने के लिए परामर्श की आवश्यकता है। मतलब कि आज के युग में शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत समस्याएं जो कल भी थी समस्याएं, वो आज भी हैं समस्याएं, कोई बदल तो नहीं गया वातावरण। शैक्षिक के पहले भी शिक्षा लेते थे, आज भी व्यवसाय पहले भी था, आज भी सामाजिक तौर पे आज भी, तो लेकिन सब में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। इस कारण से बढ़ते परिवर्तन के साथ समायोजन की समस्याएं पैदा होती हैं, जिसके लिए परामर्श जरूरी रहता है। विद्यालय में बढ़ते पाठ्यक्रम, क्रियाएं, कौशलों का विस्तार, परामर्श को विद्यालय का आवश्यक भाग बना दिया गया है। बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, विद्यालय में तकनीकी चेंजेस, पाठ्यक्रम इतना बड़ा हो गया, चेंजेस हो गए, उसमें कुछ परिवर्तन हो गए जिससे हम पहले कभी जुड़े ही नहीं थे, ऐसे चीज़ें आ गई। कौशल मतलब दिन पर दिन व्यवहार कौशल इतना ज़्यादा चेंजेस हो गए, तो लोग को परिवर्तन लाने में कठिनाई होती है, जिसके कारण उसको परामर्श की जरूरत पड़ती है। वर्तमान समय में व्यवहार परिवर्तन में वृद्धि, निर्णय की क्षमताओं को बढ़ावा, संबंधों में सुधार के लिए परामर्श एक आवश्यक अंग के रूप में कार्य करता है। चाहे निर्णय लेने संबंधित हो, क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी हो, संबंधों में सुधार करने के लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरत है। जीवन के प्रत्येक पहलू में तेजी से आए बदलाव, प्रत्येक पहलू, यहाँ पे प्रत्येक पहलू बोल करके सभी चीज़ ऐड कर लिया गया है। क्या चीज़ ऐड कर लिया गया है, व्यावसायिक को, आर्थिक को, सामाजिक को, सांस्कृतिक को, सामवेगिक को, मनोवैज्ञानिक कारणों को, सभी को यहाँ पे प्रत्येक पहलू में आए तेजी से बदलाव, क्या चीज़, चेंजेस, बदलाव के कारण ये जरूरत है कि आज भी इसकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को। फिर आए छात्रों में आए अनुशासनहीनता, शराब, तंबाकू, अनैतिक कार्यों, इन सब के लिए मार्गदर्शन के लिए उनको ज़रूरी है। जो किशोरावस्था है, वो जाहिर सी बात है कि ऐसा तूफान और संघर्ष की अवस्था है कि उसको ज़रूरी है कि उचित मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि वो अपने आने वाले समय में शराब, तंबाकू, अनैतिक कार्यों को, बढ़ते हुए कार्यों के लिए ज़रूरी है कि उनको मार्गदर्शन किया जाए ताकि उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। परामर्श के चरण, ये 2019 और 20 में पूछा गया था। परामर्श के चरण का मतलब हो गया कि परामर्श में पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, फिर लास्ट स्टेप तक आप लोग जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है परामर्श में, क्लाइंट द्वारा परामर्शन की आवश्यकता। क्लाइंट मतलब वही हो गया जिसको परामर्श चाहिए, पहले उसको आवश्यकता का महसूस तो होगा, तब ना आवश्यक परामर्शदाता के पास जाएगा। मुझे आवश्यकता ही नहीं है, तुम क्यों जाएंगे। इसको एक हेडिंग में इस तरह से भी कर सकते हैं, परामर्शन की आवश्यकता पहले में, तो ये हेडिंग बना भी सकते हैं, या फिर इस तरह से पूरी पॉइंट भी लिख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा और अंदर डिटेल भी लिख सकते हैं। आवश्यकता, परामर्शदाता के साथ साक्षात्कार, मतलब कि साक्षात्कार हेतु टेलीफोन करके उसको आवश्यकता पैदा हुई, वो टेलीफोन करके उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करता है या फिर जा करके अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। तो इस तरीके से पहला स्टेप हो गया। प्रथम साक्षात्कार, पहले साक्षात्कार होता है तो ऐसा नहीं पहले साक्षात्कार में पहले जाकर हम सही पूरी तरह से उसको परामर्श दे दिए, तुम ये कर लो तुम्हारे ठीक हो जाएगा, नहीं। ये परामर्श के पूर्व वाला साक्षात्कार है, इसमें सिर्फ क्या होता है, दोनों एक दूसरे को, मतलब कि परामर्शदाता जो होता है वो परामर्श प्रार्थी को अच्छी तरह से समझता है, उसकी समस्याओं को जानने का प्रयास करता है, उसके विभिन्न पहलुओं को देखता है,
से जुड़ी हुई। तो ये सब प्रथम साक्षात्कार में उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उससे पूरी तरह से उससे मित्रवत व्यवहार किया जाता है। परामर्शन संबंध का विकास, फिर दोनों में क्या होता है, आपसी में संबंध पैदा होते हैं, मतलब कि संबंध का मतलब एक दूसरे को में विश्वास पैदा होता है, एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए अच्छा बेटर करेंगे, और परामर्शदाता भी सामने वाले पर विश्वास कर सकता है कि हाँ मेरे द्वारा क्या नाम है दिया गया सजेशन को अच्छी तरीके से फॉलो कर सकेगा। तो इस कारण से ये विश्वास पैदा होता है, संबंध का विकास होता है। परामर्शन के विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करना, मतलब कि परामर्शन अब क्या है कि अब लक्ष्य बनता है कि हमें अचीव क्या करना है। तुम्हारी प्रॉब्लम जो समस्या है उसको सॉल्व करना ही मेरा अचीवमेंट बनेगा, लक्ष्यों को लक्ष्य बनेगा कि यही समस्या है जो मुझे सॉल्व करनी है। तो ये लक्ष्यों की फाइनली पहचान कर ली जाती है, उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो लक्ष्यों की फिर पहचान होती है। फिर आता है लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य योजना का विकास। अब लक्ष्य बने हैं तो जाहिर सी बात है क्या लक्ष्य की पूर्ति के लिए अब मुझे क्या क्या करवाना, उससे उसको क्या क्या परामर्श देना है, तो ये क्या करेगा, कार्य योजना बना करके उसको क्या करेगा, देगा कि आप ये करिए या मुझे भी कुछ करना है, एफर्ट तो हम उसमें लगाएंगे, और उसको क्रियान्वयन करने के लिए कहेगा। फिर आता है परामर्शन का मूल्यांकन। अब कार्य योजना वो उसको दे दिया गया, उसने कुछ अपने व्यवहार परिवर्तन किया, फिर जो परामर्श था उसको माना। अब क्या हुआ, उसका मूल्यांकन करेंगे कि सच में समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। मूल्यांकन करने का मतलब ये होता है कि मूल्यांकन करने से हमारे द्वारा दिया गया सजेशन भी सही था कि नहीं था ये भी पता चल जाता है। हो सकता है मेरे परामर्श में कुछ कमी रह गई हो, मुझे परामर्श के कुछ चेंजेस करने हो मुझे अपने परामर्श में, तो इसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी रहता है। तो परामर्शन का फिर क्या आया, मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद फिर आता है संबंधों का समापन। अगर मूल्यांकन के बाद उचित रिजल्ट मिल जाता है तो उसके बाद संबंधों का समापन हो जाता है। संबंधों का समापन जरूरी रहता है मिल करके ख़त्म करना, क्योंकि परामर्श प्रार्थी जो होता है वो परामर्शदाता से अच्छी खासी रिलेशनशिप में कायम हो जाता है, मतलब उसको अपना गुरु, अपना माता पिता, अपना मित्र, मतलब बहुत कुछ समझने लगता है। तो ज़रूरी है कि मिल करके अच्छे से संबंध को हटाया जाए, मतलब कि एक तरह से ख़त्म किया जाए ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। आवश्यकता अनुरूप पुनः परामर्शन, वैसे तो संबंध खत्म किए जाते हैं कि आपको मेरी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फ्यूचर में हम दोबारा ना मिले, आपको हमें खुश रहे, अपनी समस्याओं को, अपनी योग्यता का निर्माण हो चुका है आपके अंदर कि आप अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो उससे कुछ समय बाद फिर से कांटेक्ट किया जा सकता है कि आपके द्वारा जो समस्याएं हैं वो मतलब कि दूर हो गई और पूरी तरह से मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में दिनचर्या में अच्छे से जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो इस हिसाब से पुनः एक बार परामर्शन की अगर ज़रूरत पड़ती है तब ये होता है पुनः परामर्शन, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशात्मक निर्देशात्मक में अंतर। यह अंतर नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी इसके अर्थ परिभाषा को इस अंतर के माध्यम से हम समझेंगे और इस अंतर को भी मे भी आने के चांसेस है तो उसको भी देखेंगे। निर्देशात्मक परामर्श जो होता है वो उद्बोधक केंद्रित होता है। यहाँ पे दो वर्ड को सबसे पहले हम समझ लें, एक उद्बोधक है और एक उद्बोध्य है। उद्बोधक क्या होता है, जो परामर्श देता है उसे उद्बोधक कहते हैं और जो परामर्श लेता है उसे हम उद्बोध्य कहते हैं। मतलब परामर्श प्रार्थी उद्बोध्य है, परामर्शदाता उद्बोधक है। तो निर्देशात्मक में उद्बोधक केंद्रित होता है, क्या चीज, उद्बोधक केंद्रित होता है निर्देशात्मक परामर्श। इसमें परामर्शदाता ही सुप्रीम होता है, परामर्श लेने वाला कुछ नहीं करता है, सिंपली वो जो बोलता है उसकी तरीके से उसके सलाह को फॉलो कर लेता है, इसमें उसका कोई रोल नहीं रहता है। जबकि ये उद्बोध केंद्रित होता है, इसमें उसको स्वतंत्रता रहती है कि तर्क वितर्क कर सके और अपने अनुसार समस्याओं को हल कर सके। वो सिर्फ उसको एक तरीके से स्वयं का ज्ञान करवाता है लेकिन समस्याओं को हल करना उसका कार्य होता है, वो स्वयं समस्याओं को हल करता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें वो खुद जो होता है वो परामर्शदाता वो खुद कुछ नहीं करता है, परामर्शदाता ही उसको सब सलाह देता है, उसके अनुसार वो चीज़ें करता है। फिर नेक्स्ट है उद्बोधक अधिक क्रियाशील रहता है। इसमें जाहिर सी बात है उद्बोधक केंद्रित है तो उद्बोधक ही क्रियाशील रहेगा और निष्क्रिय कौन रहेगा, उद्बोध्य निष्क्रिय रहेगा। इसमें उद्बोधक अधिक क्रियाशील नहीं रहता है और उद्बोध्य अधिक क्रियाशील इसमें रहता है। मतलब इसमें क्या
वो परामर्शदाता ज़्यादा काम नहीं करता है, लेकिन परामर्श जो ले रहा है वो ज़्यादा क्रियाशील है कि उसको किस हिसाब से अपने भावनाओं, अपनी स्वयं की क्षमताओं को समझना है। तो क्रियाशील कौन रहता है? उद्बोध्य। फिर नेक्स्ट है बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। निर्देशात्मक परामर्श में बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि इसमें भावात्मक पक्ष पर। भावात्मक पक्ष क्यों? क्योंकि जिसको परामर्श चाहिए उसके पूरी तरीके से भावनाओं की जांच कर ली जाती है, उसके अंदरूनी उसके क्या आचार है, विचार है, वो क्या सोचता है, किस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेने की उसकी क्षमता है, ये सब उसकी भावनाओं को समझाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उपबोध ही सब कुछ है, उसी को ही उसको समझना है। लेकिन इसमें उपबोध नहीं है, इसमें उसके सिर्फ परिस्थितियों को समझना है। इसके लिए उसके पास परिवार के पास जाता है, आस पड़ोस के पास जाता है, दोस्त यार के पास जाता है, ताकि उससे संबंधित सूचनाएं मिल सके। जबकि इसमें जो होता है अनिर्देशात्मक परामर्श में होता है, यह सिर्फ व्यक्ति से ही चीज़ों को निकलवाने का प्रयास करता है, व्यक्ति की ही अभिव्यक्ति करता है कि व्यक्ति अपना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सके। हम उसी से निकलवाएंगे चीज़ें ताकि वो खुद को भी समझ सके उसी अभिव्यक्ति के साथ साथ। फिर है निर्देशात्मक परामर्श में वातावरण नियंत्रित होता है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता रहती है। जब चाइल्ड सेंटर आप कक्षा में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों को बोलने के अधिकार होते हैं, पूरी तरह से माहौल स्वतंत्र रहता है, छात्र अपनी भावनाओं को रख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे स्वतंत्र होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपनी भाव व्यक्ति के लिए स्वतंत्र होता है, जबकि इसमें नियंत्रित होता है, इसमें आप रख नहीं सकते अपनी भावनाओं को। फिर इसमें भूतकाल अध्ययन को प्रधानता दी जाती है। इसमें प्रीवियस जितनी भी घटी तो उसके जीवन की घटनाएं उससे संबंधित सूचना एकत्रित की जाती है, उसके अभिलेख से, उसके पास पड़ोस, उसके जीवन लेख और उसकी डायरी और उसके दोस्तों से, इन सबसे सूचना एकत्रित जितनी बीत चुकी हैं सबसे उसके व्यवहार को जानने के लिए एकत्रित की जाती है। जबकि इसमें तत्कालीन समस्याओं को प्रमुखता दी जाती है, जो समस्याएं जो अभी आप फेस कर रहे हो उससे संबंधित इसको प्रमुखता दी जाती है। इसमें समय कम लगता है, इसमें पता है मुझे क्या क्या चीज़ों से ज्ञान प्राप्त सूचनाएं लेना है, इसमें आराम से मिल जाती है। जबकि इसमें समय अधिक लगता है, इसमें पता नहीं कब तक वो अपनी खुद को समझ सकेगा और कब तक वो अपनी पूरी तरीके से क्षमताओं का विकास कर सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें अधिक समय देना ताकि उचित तरीके से वो खुद को समझ सके। निर्देशीय परामर्श समस्या केंद्रित होता है, जबकि अनिर्देशीय परामर्श जो होता है वो व्यक्ति केंद्रित होता है। निर्देशीय परामर्श में क्या होता है, समस्या मेन होती है, समस्या का सॉल्व करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। एक समस्या एक बार में आई है तो उसको परामर्श दे करके उसको सॉल्व करना इसका काम होता है। जबकि अनिर्देशात्मक में समस्या मेन नहीं है, आपको जागरूक करना है, स्वयं के प्रति जागरूक करना है, इस कारण से इसमें व्यक्ति केंद्रित होता है। व्यक्ति अल्टीमेटली क्या कर लेता है, स्वयं का ज्ञान कर लेता है कि हम मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में जान लेता है। फिर आता है समस्या के समाधान में उद्बोधक सहायता करता है। समस्या मेन केंद्रित है तो समस्या के समाधान में उद्बोधक सहायता करता है, जबकि इसमें समस्या के समाधान में उद्बोधक सहायता ही नहीं करता है, आपको सिर्फ स्वयं का ज्ञान करवाता है। आप समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कोई परेशानी आएगी तो आप खुद कर सकेंगे। जबकि इसमें क्या होता है, निर्देशात्मक में एक समस्या आई, आपको हम सजेशन दिए, सलाह दिए, आप सॉल्व कर लिए, फिर भविष्य में फिर से आपकी परेशानी आएगी, फिर आप मेरे पास आएंगे, फिर आपको सॉल्व करेंगे समस्या, फिर आप अपना समस्या पूरी कर लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन होता है कि इसमें एक बार समस्या मतलब सॉल्व करना मोटो नहीं होता, इसमें स्वयं का ज्ञान करवा लेना जरूरी रहता है। इसमें एक व्यक्ति की प्रमुखता दी जाती है। फिर आता है विश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है, इसमें विश्लेषण होता है जबकि इसमें संश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। उपबोध के लिए अंतर्दृष्टि के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अंतर्दृष्टि का विकास हो ना हो मुझे क्या करना है, मुझे आपकी समस्या से मतलब है, आपको हम सलाह देंगे, अल्टीमेटली आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब फ्यूचर में और कोई समस्या आता फिर मेरे पास आ जाइएगा, लेकिन इसमें क्या अंतर्दृष्टि आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी उससे मतलब ही नहीं है। जबकि इसमें क्या है कि राष्ट्र में आपका अंतर्दृष्टि का विकास होना जरूरी है, आत्मज्ञान होना आपको जरूरी है। फिर आता है निर्णय उपबोधक द्वारा लिया जाता है। उपबोधक मतलब जो परामर्श देता है, अल्टीमेटली परामर्श देने वाला एक निर्णय लेता है कि आपको ये करना है, तो निर्णय कौन लेता है, उपबोधक लेता है। जबकि इसमें निर्णय कौन लेता है, बालक लेता है, मतलब व्यक्ति लेता है। अगर विद्यालय के स्तर पर देखें तो बालक लेगा,
तो यहाँ पे उद्बोधक न लेकर के निर्णय कौन लेता है? उद्बोध्य निर्णय लेता है कि मुझे अपनी समस्याओं का समाधान फाइनली कैसे करना है। ये अंतर से आप आई थिंक समझ गए होंगे निर्देशात्मक और निर्देशात्मक का अर्थ क्या है, मतलब भी क्या है, इसकी विशेषताएं भी आएंगी। तो इसमें से आप चीज़ें लिख सकते हैं कि जैसे निर्देशात्मक में उद्बोधक केंद्रित होता है, अधिक क्रियाशील होता है, उद्बोधक बौद्धिक स्तर का होता है, पर्यावरण नियंत्रित होता है, भूतकालीन को प्रधानता मिलती है, कम समय लगता है, समस्या केंद्रित होता है। जस्ट इसके अपोजिट अगर किसी एक का भी लर्न कर लेते हैं तो दूसरे की विशेषता अपने आप आपको भी लर्न हो जाएंगी, उसके अर्थ को भी समझ सकते। फिर आता है साक्षात्कार का अर्थ और परिभाषा। ये 2017-2018 में आया है। अर्थ को देख लेते हैं। एक लाइन का है, दो व्यक्तियों के किसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु आपसी वार्तालाप। जाहिर सी बात है, आपसी वार्तालाप अगर कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कर रहे हैं। कोई किसी पास इतना फ्री टाइम तो है नहीं कि जाके बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, नहीं। उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी वार्तालाप एक सूचना देने वाला दूसरा सूचना पाने वाला होता है, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार के 3 परिभाषा है, जिस पहले हम पीवी यंग को देख लेते हैं। साक्षात्कार वह क्रमबद्ध विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षाकृत अजनबी व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, उसको जानने का प्रयास करता है। इस कारण से हम इसको साक्षात्कार कहते हैं। पीवी यंग है। फिर वीएम पामर का है, साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति की रचना करना है जिसमें प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्तियों में परस्पर प्रत्युत्तर देने पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रत्युत्तर लेते हैं। दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली ये सामाजिक स्थिति की रचना है। और लास्ट है, गुडे हार्ट ने कहा है कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक प्रक्रिया है। एक तरह से देखा जाए तो साक्षात्कार को सामाजिक प्रक्रिया ज़्यादातर लोगों ने कहा है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो व्यक्तियों का आपस में वार्तालाप होना या फिर एक सूचना देना लेना, इसी को हम साक्षात्कार कहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।